जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं संदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल संदीप कुमार यूपीपी फैंस में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को कोई ना कोई नई अपडेट लेकर आता हूं, जिससे आप लोगों को अच्छे से अच्छी जानकारी मिल सके और उसका आप बेनिफिट उठाएं। तो आज यूपीएसआई भर्ती के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। इसमें से आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सर्टिफिकेट जो बनवाने हैं, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट, इसके लिए कौन सी डेट होनी चाहिए, लास्ट डेट क्या होनी चाहिए, स्टार्टिंग डेट क्या होनी चाहिए। तो इन सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो जो लोग वीडियो पर नए ज्वाइन होंगे वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और अच्छी लगे तो लाइक करके और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। फ्रेंड्स, आप विद प्रूफ के साथ देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है विभिन्न आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों की समय सीमा तिथि। ये पॉइंट आपको जानना ज़रूरी है। इसमें दिया गया है फर्स्ट में आरक्षित श्रेणीवार अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र का विवरण, प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि और प्रमाण पत्र जारी होने की अवधि, अर्थात स्टार्टिंग और लास्ट की। तो चलिए देखिएगा, फर्स्ट कॉलम में दिया गया है आपका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, अर्थात एससी कैटेगरी के लिए जो दिया गया है, प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो, परंतु आवेदक के द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए। कहने का मतलब है कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं लगी हुई कि इस डेट से निर्गत होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैंक खाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लैंक है वो खाली है यहाँ पर, और ये लास्ट डेट दी गई है। लास्ट डेट आपको दी गई है कि 11/9/2025 तक, जो है 11/9/2025 तक जारी होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट आरक्षण आपको मैं बताना चाहता हूँ, अनुसूचित जनजाति के लिए, एससी कैटेगरी के लिए प्रमाण पत्र जो दिया गया है, इसमें भी दिया गया है कि प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो, परंतु आवेदक के द्वारा परीक्षा है तो निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए। इसमें भी अनुसूचित जाति की तरह से ही इसमें भी यही प्रावधान किया गया है कि स्टार्टिंग की डेट नहीं दी गई है। आपके पास अगर बना हुआ है तो पहले से ही तो वो आपका चल जाएगा। बस ये है कि लास्ट डेट होनी चाहिए 11 तारीख, 11/9/2025 के बाद का नहीं चलेगा। बाद का क्या हो सकता है, चल ही नहीं सकता, आप फिल भी नहीं कर पाएंगे। 11 तारीख तो आपकी लास्ट डेट हो जाएगी। तो इसके पहले का निर्गत होना चाहिए। नेक्स्ट, और लोगों के लिए क्या दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, तो मैंने इसको चेक करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट में दिया गया है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग देख सकते हैं, वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रमाण पत्र जो कि दिनांक 1 अप्रैल अर्थात 1/4/2025 से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तक अवश्य निर्गत होना चाहिए। कहने का मतलब है ये तिथि दी गई है 1 अप्रैल, इससे स्टार्टिंग होनी चाहिए, इसके बाद का बना होना चाहिए, और लास्ट डेट 11/9/2025 तक। इस दौरान, इसी बीच में ये सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिल सकता है। नेक्स्ट में दिया गया है 4 नंबर कॉलम पे आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए क्या सुविधा दी गई है।
इसमें भी दिया गया है कि 2000 वर्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 तक का प्रमाण पत्र जो की दिनांक 1 अप्रैल 2025 से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तक अवश्य निर्गत होना चाहिए। इसमें भी सेम कंडीशन दिखाई गई है, तो इस अर्थात EWS वर्ग के लिए भी सेम कंडीशन है अन्य पिछड़ा वर्ग की तरह से। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, राज्य कर्मचारियों के लिए, इनके लिए राज्य कर्मचारियों के लिए लास्ट डेट दी है और निर्गत करने की कोई डेट नहीं है। आप अगर पहले भी बनवा चुके हैं तो ये चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान रखें कि इसका जो प्रमाण पत्र की वैलिडिटी होती है उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि वो लगभग 3 वर्ष की मान्यता होती है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए भी सेम व्यवस्था दी गई है। और जो मेन पॉइंट है अब आया है यहाँ पे, मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, तो दिया गया है प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो परंतु आवेदक के द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए। इसकी भी लास्ट डेट दी गई है 11 तारीख तक आपका निर्गत हो जाना चाहिए। और इसकी बनने की डेट नहीं निर्धारित है। अगर आपके पास पहले से भी बना हुआ है तो वो चल सकता है, ज़रूरी नहीं है इसमें कि 1 अप्रैल के बाद का ही आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से। ये बहुत ही अच्छी जानकारी है, इसको आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोगों के जो है कन्फ्यूजन बने हुए थे, परेशान हो रहे थे। और फॉर्म फिल करने के लिए है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए 2-4-5 दिन, उसके बाद फिल करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आपके बाद इस बारे में आप लोगों को चर्चा करना चाहता हूं कि जो सिलेबस है वो क्या होना चाहिए। सिलेबस इस बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में हम लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया था उसमें अलग सिलेबस था, इस बार सिलेबस अलग आया है। इस सिलेबस को मैं बोल सकता हूं कि ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये सिलेबस है, क्योंकि सेम ऐसे ही चैप्टर्स कांस्टेबल में आए थे और ये चैप्टर्स पिछले एसआई में नहीं थे। जनरल नॉलेज में तो लगभग सेम है और यथा सामान्य हिंदी सेम है, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान ये सब सेम है। और जो मैथ का चैप्टर है, गणित का चैप्टर है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और रीजनिंग में भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ। तो दोनों के बारे में अच्छे से जानकारी देखेंगे। ये आपका दिया हुआ है फर्स्ट में सामान्य हिंदी, तो ये सामान्य हिंदी दिया गया है। इसमें तो पहले की तरह से है, जो सेम चैप्टर पहले थे वही सेम चैप्टर अब भी है। देख सकते हैं कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम पर्यायवाची अर्थात। तो आप इसको पूरा रीडिंग करके देखेंगे तो ओवरऑल सारी हिंदी, जितनी भी हिंदी आपने इसमें पढ़ी है हिंदी भाषा की संपूर्ण हिंदी लगभग आई है और रचनाएं सम्मिलित हैं लैंग्वेज की। तो ये हो गया। और इसमें मूल विधि आप देख सकते हैं, मूल विधि ये भी पुराने चैप्टर्स हैं। मूल विधि के अंतर्गत आप भारतीय न्याय संहिता BNS और ये जो नई वाली है BNSS, उसको दिया गया है। महिलाओं, बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति, यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव, मानवाधिकार, आयकर, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा, IT अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, भूमि सुधार, भू राजस्व, ऐसे कानूनों को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये मूल विधि के अंतर्गत आएगा। और संविधान के अंतर्गत जो आना है, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, निर्वाचन आयोग, कानून व्यवस्था, स्थानीय सुशासन केंद्र, राज्य संबंध, अनुसूचियाँ हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, ATC, ऐसे ही जानकारी आपको जनरल नॉलेज में पॉलिटी के अंतर्गत है। और नेक्स्ट में आप देख सकते हैं क्या दिया गया है,
इसमें दिए सामान्य ज्ञान में स्वास्थ्य सेवा, विज्ञान, भारतीय इतिहास, अर्थात जीके के अंतर्गत तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। सामान्य ज्ञान में सब कुछ आता है, इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। और नेक्स्ट में आप देख पाएंगे जो इम्पोर्टेंट है वो आप अब देख सकते हैं। सिलेबस ये जानना बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए। तो इसमें दिया गया है जो मैथ्स के चैप्टर में दिया गया है, संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव, भिन्न, महत्तम, समापवर्तक, ये सब जो आप फर्स्ट पैसेज में आप देख रहे हैं, पैसेज नंबर फर्स्ट में आप देख रहे हैं, तो ये तो सभी में है, यहाँ तक तो लगभग आता था। अब यहाँ के बाद जो ये चैप्टर्स आपको दिए गए हैं इतने, ये नए चैप्टर्स ऐड हो गए हैं। ये मैथ्स के अंतर्गत न्यू चैप्टर ऐड हुए हैं। तार्किक, आरेख, संकेत, संबंध, विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान, शब्द रचना, अक्षर संख्या, श्रृंखला, शब्द, वर्णमाला, आंशिक समरूपता, व्यावहारिक ज्ञान, दिशा ज्ञान, ये सब जो ऐड किया गया है मैथ्स के अंतर्गत, ये ऐड किया गया है। ये नया चैप्टर है, ये इनको मैथ्स में नया ऐड किया गया है, तो इनको आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट में मैथ में तो जो आए हैं, मैथ्स में भी सिलेबस जो है पिछले जैसा नहीं है, ये भी इस बार चेंज हुआ है। चेंजिंग में आप देख सकते हैं संबंध, आंशिक समानता, परीक्षण, अच्छा जो भी आपको यहाँ से यहाँ तक सब कुछ दिया गया। इसमें आप जो बारीकियाँ हैं देखने पाएंगे, तो इसमें कैलेंडर नहीं दिया गया है और पाशा भी नहीं दिया गया है, घन घनाम नहीं दिया गया है और क्लॉक ये नहीं चैप्टर दिए गए हैं। काफ़ी चैप्टर्स आपको ऐसे सीरियसली वाले जो हैं नहीं दिए गए हैं, रैंकिंग नहीं दी गई है। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इससे बाहर रखे गए हैं। इस चीज़ का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान होना चाहिए। और जो चैप्टर्स दिए गए हैं इनको आप देख लें कि ये चैप्टर कौन से हैं और इन्हीं चैप्टरों को पढ़ने की कोशिश करें। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को सिलेबस और जो आरक्षण की व्यवस्था है, सर्टिफिकेट की कब से कब तक होना चाहिए, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिलेबस तो जानना बहुत ही ज़रूरी था। और तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जितने लोगों ने अभी ये देखा है और जो लोग और भी देखेंगे सभी को धन्यवाद। और जो लोग नए जुड़ेंगे प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स।